डियर स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने मानव के उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मानव का उत्सर्जन तंत्र मुख्य अंग तथा सहायक अंग से मिलकर बना होता है। मुख्य अंग में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, सहायक अंग में मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग पाए जाते हैं। मुख्य अंग तथा सहायक अंग मिलकर के जिस तंत्र को कंप्लीट करते हैं या जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अच्छे से अध्ययन किया था किडनी कहाँ पाई जाती है, किडनी किस साइज की होती है, उसका शेप कैसा होता है और जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र में किस भाग के द्वारा वो जुड़ी रहती है। इन सब बातों का हमने अध्ययन किया था। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन में कई जगह नाम सुना, किडनी का प्रकार। क्लासिफिकेशन के आधार पर जीवों का जो शारीरिक संगठन होता है कि उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, अंगकोटि प्रकार का है, कोशिका स्तर का है, ऊतक स्तर का है, जटिलतम है, उसके आधार पर उसके शरीर के अंग डेवलपमेंट होते हैं या वृद्धि करते हैं या विकसित होते हैं। तो हमने वहाँ सुना था कि जंतुओं में किडनी प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है, मिजोनेफ्रिक प्रकार की होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। नाम तो हमने 11th क्लास में देखे थे, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि रियल में ही ये प्रोनेफ्रिक क्या होता है, मिजोनेफ्रिक क्या होता है, मेटानेफ्रिक क्या होता है। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक में अध्ययन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ किडनी, कि किडनी का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसके विकास की यदि बात की जाए क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के दौरान उसमें 3 जननिक लेयर बन जाती हैं। यदि ध्यान हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों जननिक स्तर क्या करते हैं, बॉडी के समस्त ऑर्गन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ही वो 3 जननिक लेयर हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को निर्मित करने का काम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में वृक्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है कि भ्रूण परिवर्धन के समय देखो, जब क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ध्यान से देखना, एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी जब भ्रूण का परिवर्धन होता है उस समय क्या होता है, मेसोडर्म से, ध्यान से देखना, उस समय मेसोडर्म से नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है। देखो क्या निकलती है, नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है या नेफ्रोटोम प्लेट का निर्माण होता है। और यह नेफ्रोटोम प्लेट किसकी बनी होती है, नेफ्रोस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कई सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है और उन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहा जाता है, नेफ्रोस कहा जाता है। एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, भ्रूण परिवर्धन के समय मेसोडर्म से नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है और यह नेफ्रोटोम प्लेट क्या होती है, कई प्रकार की अत्यंत महीन नलिकाकार संरचनाओं से कंप्लीट होती है और वो महीन नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं, नेफ्रोस कहलाती हैं। आगे जाकर के ये नेफ्रोटोम तो किस में बदल जाएगा, वृक्क में परिवर्तित हो जाएगा, किडनी में बदल जाएगा। और ये नेफ्रोस जो है ये आगे जाकर के नेफ्रॉन, ध्यान से देखना प्रिय विद्यार्थियों, नेफ्रॉन में बदल जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा, मूत्र वाहिनियों में बदले जाता है। नेफ्रॉन का मतलब क्या है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, जिसे वृक्क नलिका कह सकते हैं, जिसे वृक्काणु कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, नेफ्रॉन को वृक्काणु कहा जाता है, वृक्क नलिका कहा जाता है। इसे हम देखो क्या कह सकते हैं, वृक्काणु कह सकते हैं। तो ध्यान रहे, नेफ्रोटोम तो डेवलपमेंट के दौरान किस में बदल जाएगा, किडनी में बदल जाएगा, नेफ्रॉन वृक्क में बदल जाएगा। और नेफ्रोस जो है ये सूक्ष्म नलिकाएं किस में बदल जाती हैं, या तो नेफ्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगी या फिर किस में बदल जाएंगी, मूत्र वाहिनी में बदले जाती हैं। तो ध्यान रहे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय मेसोडर्म से एक नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है और वो नेफ्रोटोम प्लेट कई प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनी होती है और वो सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं, नेफ्रोस कहलाती हैं। जैसे जैसे परिवर्धन होता जाएगा, यानी शिशु का जैसे जैसे परिवर्धन होगा, एनिमल का धीरे धीरे परिवर्धन होगा, तो ये नेफ्रोटोम तो वृक्क में बदलेगी और ये नेफ्रोस किस में बदल जाती हैं, नेफ्रॉन में बदल जाती हैं। इसके आधार पर
जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखो पहला है इसका प्रोनेफ्रिक, नेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। किडनी को भी कह सकते हो या जंतु को सीधा कह सकते हो कि जंतु को 3 भागों में बांटा गया है या किडनी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। देखो क्या होता है, इस प्रोनेफ्रिक का जो निर्माण है वो नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होता है। ध्यान से देखना, इसका डेवलपमेंट, इसका परिवर्धन नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होता है। किससे होता है? नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होता है। इसके अलावा यदि इसकी बात की जाए कि प्रोनेफ्रिक जो होता है ये अग्रभाग से विकसित होता है और इसका वृकाणु जो होता है वो सामान्य नलिका के रूप में होता है। यानी इसका जो नेफ्रॉन होता है वो किसके रूप में होता है? एक सामान्य ट्यूब के रूप में होता है। ध्यान से देखना क्या होता है कि इसका परिवर्धन नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होगा तथा ध्यान रहे शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। नेफ्रोटोम के शेष भाग क्या हो जाते हैं? शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप समझेंगे प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक क्या चीज होती है। तो मैं बता रहा हूं प्रोनेफ्रिक में इसका डेवलपमेंट नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होता है। अब अग्रभाग से यदि इसका परिवर्तन हो रहा है तो शेष भाग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इसका जो, ध्यान से देखना, इसका जो नेफ्रॉन है या हम कह सकते हैं इसका वृकाणु, नेफ्रॉन या वृकाणु नलिका रूपी संरचना में रहता है। किसके रूप में परिवर्तित रहता है? नलिका रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। तो ये जो किडनी है वो क्या कहलाती है? प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी कहलाती है। हम कह सकते हैं इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, सिर्फ एक डोरी के रूप में ये पाई जाती है। और ये किस में पाया जाएगा? तो ध्यान रहे ये जो है साइक्लोमेट्स तथा मेंढक की टेडपोल, ध्यान देना, मेंढक की टेडपोल अवस्था में इस प्रकार का नेफ्रॉन देखने को मिलता है। तो ध्यान देना, किडनी जो है, किडनी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले प्रोनेफ्रिक की बात कर रहे हैं। इसका परिवर्तन नेफ्रोटोम के अग्रभाग से होता है, शेष भाग नष्ट हो जाता है और इसका जो नेफ्रॉन है वो नलिका रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। साइक्लोमेट्स, मेंढक की जो टेडपोल जो अवस्था है उसके अंदर ये पाया जाता है। नंबर 2 की बात करें, मेजोनेफ्रिक क्या होता है? तो देखो यह नेफ्रोटोम के मध्य भाग से विकसित होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, मीजो, मैं 3 बताया था मैंने, एक्टो, मीजो और एंडो। तो देखो इसमें क्या होता है, ये नेफ्रोटोम के मध्य भाग से विकसित होता है तथा इसके भी शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। इसके भी शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। इसके भी शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बोमेन कप बनता है। सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? बोमेन कप प्रेजेंट होता है और शेष भाग किसके रूप में पाया जाएगा? नलिका रूपी संरचना के रूप में ही पाया जाएगा। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं जिसमें मेजोनेफ्रिक प्रकार का क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। ध्यान रहे अधिकांश मछलियां, इसमें किस किस को शामिल किया गया है? अधिकांश मछलियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें उभयचर को शामिल किया गया है। कुछ उभयचर इसके अंदर शामिल होते हैं, तो अधिकांश मछलियां और कुछ इसके अंदर क्या आ जाएंगे? उभयचर प्राणी आएंगे, जिसमें किस प्रकार का किडनी पाया जाता है? मेजोनेफ्रिक प्रकार का किडनी पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार की। तो देखो मेटानेफ्रिक जो किडनी है यह नेफ्रोटोम के पश्च भाग से विकसित होती है या होता है।
ध्यान रहे ये नेफ्रोटोम के पश्च भाग से विकसित होता है, तो इसके भी तथा इसके शेष भाग नष्ट हो जाते हैं, शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी क्या होगा, इसके शेष भाग नष्ट हो जाते हैं। और क्या क्या होता है इसमें देखो, बोमेन संपुट के साथ साथ, बोमेन संपुट के साथ साथ पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप निर्मित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, बोमेन कैप्सूल के साथ साथ में किस किस का निर्माण होगा, पीसीटी, डीसीटी और हेलने के लूप का भी डेवलपमेंट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो मेटानेफ्रिक प्रकार की जो किडनी होती है ये सुविकसित होती है या पूर्ण क्या हो जाती है, निर्मित हो जाती है। किसमें पाई जाएगी, तो जितने भी एवीज वर्ग के प्राणी हैं, इसके अलावा रेप्टिलिया, इसके अलावा मेमल्स के अंदर भी इस प्रकार की किडनी पाई जाती है। स्तनधारी और स्तनधारी में दो महत्वपूर्ण उदाहरण याद रखें, मनुष्य और खरगोश में मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो किडनी के कितने प्रकार हो गए, 3, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तो ये तो क्या होगा, बहुत कम विकसित होती है, ये अर्धांश में विकसित होती है और ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसका जो विकाणु होता है अर्थात जो नेफ्रॉन होता है वो बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी, हेनले के लूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और एक पूर्ण विकाणु का निर्माण करता है, एक पूर्ण संरचना का निर्माण, नलिका रूपी संरचना का निर्माण करता है जिसमें मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था अपना डेवलपमेंट ऑफ किडनी, किडनी का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो 3 टाइप ऑफ किडनी, पहला होगा अपना प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और तीसरा किस प्रकार का होगा, मेटानेफ्रिक। तो इसमें मेजोनेफ्रिक जो है सरलतम में पाया जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं मेंढक की जो टेडपोल अवस्था है, ये टेडपोल अवस्था क्या है, तो मैच्योरेशन स्टेज की बात की जाए, एडल्ट स्टेज की बात की जाए, उसके परिवर्धन के पहले की जो स्टेज है वो टेडपोल अवस्था कहलाती है। परिवर्धन होते समय जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है ये नष्ट होती जाती है। फिर मेजोनेफ्रिक की बात की जाए तो ये नेफ्रोटोम के मध्य भाग से विकसित होती है, तो इसका अग्र और पश्च दोनों भाग क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, शेष इसका जो भाग होता है नलिका रूपी या नाल के रूप में पाया जाता है। अधिकांश मछली और उभयचर में इस प्रकार का क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। फिर यदि बात की जाए मेटानेफ्रिक, तो मेटानेफ्रिक में क्या होता है कि ये नेफ्रोटोम के पश्च भाग से डेवलपमेंट होता है, इसका शेष भाग इसके नष्ट हो जाते हैं। बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं सुविकसित किडनी का निर्माण हो जाता है। और अपने जो स्तनी जो प्राणी हैं, पक्षी वर्ग में जितने भी आते हैं, रेप्टिलिया वर्ग में जितने भी आते हैं, उनमें मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी का अध्ययन करते हैं, मानव के वृक्क की आंतरिक और ओतिकी संरचना का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, मानव के वृक्क की आंतरिक और ओतिकी संरचना का अध्ययन करते हैं। देखो क्या होता है, जब मानव के किडनी का लंबवत काट कर प्राप्त किया जाता है, उसको किस प्रकार से काटा जाए, लंबवत काटा जाए, तो मानव के वृक्क में 2 भाग दिखाई देते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, वृक्क की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। मानव का वृक्क एक तंतुमय संयोजी ऊतक के खोल से घिरा रहता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक का खोल है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, वृक्क संपुट कहते हैं। और किसका खोल है, ये तंतुमय संयोजी ऊतक का दृढ़ खोल होता है। अब देखो इसमें किस प्रकार की संरचनाएं हैं, जब इसका अध्ययन किया जाए इस भाग को कहा जाएगा रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाएगा, कैप्सूल कहा जाएगा, कैप्सूल। हिंदी में यदि लिखूं तो इसे वृक्क संपुट कहते हैं।
कैसा खोल है ये? तंतु में संयोजी ऊतक का दृढ़ खोल होता है जो मानव में प्रत्येक वृक्क को ढकने का काम करता है। इसके अलावा ध्यान देंगे, अब इस रीनल कैप्सूल के नीचे का जो क्षेत्र है, जब किडनी का कैसा काटेंगे, लंबवत काटते हैं, तो इस रीनल कैप्सूल के नीचे का ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। यदि हिंदी में बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, वलकुट कहा जाता है। और भीतर का जो भाग होगा, ये जो क्षेत्र है, इसको मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुला, यानी मध्यांश कहा जाता है। अब देखो इसमें कुछ संरचनाएं हैं और उन संरचनाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और वो संरचनाएं मानव के वृक्क को कंप्लीट करने का काम करती हैं। ये मेडुला वाला भाग हो जाएगा। इसके अंदर 10 से 20 लाख, मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 20 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये वाला भाग इसमें पाया जाता है। ये इसका भाग होगा, पेल्विस वाला भाग, जिसमें से मूत्र वाहिनी निकलती है। ये डायग्राम है मानव के वृक्क का आंतरिक संरचना में देखते हैं तो देखो इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग इसका कोर्टेक्स है, दूसरा भाग इसका मेडुला वाला है। दोनों को डिफरेंस से समझा रहा हूँ मैं, दोनों में अंतर से आपको बता रहा हूँ। कोर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है। देखो कोर्टेक्स वाला भाग ये है रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है, या कोर्टेक्स की परिभाषा की बात की जाए तो हम बताएंगे कि वृक्क का बाहरी क्षेत्र क्या कहता है, कोर्टेक्स या वलकुटे कहलाता है, जो किसके नीचे पाया जाता है, रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, लक्षण है कि यह ग्रेनुलर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ग्रेनुलर दिखाई देता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। ग्रेनुलर का मतलब होता है कणिकामय। कैसा दिखाई देता है यह ग्रेनुलर दिखाई देता है, कणिकामय दिखाई देता है। ये कणिकामय क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर मेलपिगी काय, क्या पाया जाता है, मेलपिगी काय उपस्थित होता है। अतः ये किस प्रकार का दिखाई देगा, ग्रेनुलर दिखाई देता है। तो देखो मैं किडनी के पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसे कोर्टेक्स या वलकुट कहते हैं। रीनल कैप्सूल के नीचे का क्षेत्र वलकुट या कोर्टेक्स कहलाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाएगा। देखो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, कोर्टेक्स वाला भाग कहलाता है। आप डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यह ग्रेनुलर दिखाई देता है तो इसका कारण हुआ मेलपिगी काय की उपस्थिति के कारण वृक्क का जो कोर्टेक्स क्षेत्र है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, कणिका में या फिर ग्रेनुलर दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा इसमें पीसीटी, इसके अलावा डीसीटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ पीसीटी डीसीटी क्यों, व्हाट इज पीसीटी डीसीटी, ये है क्या पीसीटी और डीसीटी। देखो आगे हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, प्रत्येक वृक्क में या प्रत्येक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। और नेफ्रॉन में कई प्रकार के भाग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेलपिगी काय, नंबर 2 पीसीटी, नंबर 3 डीसीटी, हेलने का लूप और संग्राहक नलिका, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो मैंने संरचना बनाई है, नलिका रूपी संरचना बनाई है, ये सब की सब नेफ्रॉन इकाइयाँ हैं। और नेफ्रॉन में ही मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें ये कुंडलित नलिकाएं दिखाई देती हैं,
फिर ये आगे जा कर के मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद में हम नेफ्रॉन को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नाम आ गया पीसीटी और डीसीटी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में पीसीटी है क्या, डीसीटी है क्या। तो देखो इस प्रकार की संरचना एक नेफ्रॉन की होती है, ये संरचना होती है। ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको हम मिलाकर के मेलिपिगी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलिपिगी काय, जिसमें ये जो प्यालेनुमा जो भाग होगा ये बोमेन कैप्सूल कहलाता है और इसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? मेलिपिगी काय कहा जाता है। तो ये जो मेलिपिगी काय वाला जो पार्ट है वो किस में धंसा रहता है? इस नेफ्रॉन का कोर्टेक्स वाले क्षेत्र में धंसा रहता है। इसलिए कोर्टेक्स किस प्रकार का दिखाई देता है? ग्रेनुलर या कणिकामय दिखाई देता है। फिर देखो इसके नीचे ये पार्ट आएगा नेक वाला, गर्दन वाला, और इसकी जो गर्दन है वो आगे जाकर के एक कुंडलित छोटी नलिका में खुलती है और वो कुंडलित छोटी नलिका क्या कहलाती है? पीसीटी कहलाती है। तो देखो पीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल, क्या है इसका मतलब? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी समीप्त कुंडलित सीरा। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी समीप्त कुंडलित सीरा। और डी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो जाएगा, अर्थात दूरस्थ कुंडलित सीरा। तो पीसीटी का मतलब है समीप्त कुंडलित सीरा, डीसीटी का मतलब है दूरस्थ कुंडलित सीरा। तो ये सब के सब किस में पाए जाते हैं? कोर्टेक्स वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोर्टेक्स में एक क्षेत्र और होता है कि कोर्टेक्स का एक भाग, ध्यान देना, इन त्रिभुजाकार आकृतियों के बीच में, ये त्रिभुजाकार आकृति मेडुला वाले भाग में भी होती है और इसका कुछ पार्ट कोर्टेक्स वाले भाग में भी होता है, जो अभी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि इस कोर्टेक्स का जो क्षेत्र इन त्रिभुजाकार आकृतियों के बीच में धंसा रहता है। देखो इस भाग की बात कर रहा हूं मैं, दोनों पिरामिड, ये त्रिभुजाकार जो आकृति है इन्हें पिरामिड कहेंगे, इन्हें मेडुलरी पिरामिड कहेंगे, मध्यांश पिरामिड कहेंगे, जिनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जिनकी आकृति शंक्वाकार होती है। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहा जाता है? ध्यान से देखना, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं, कैप्सूल ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? कोर्टेक्स वाले भाग में ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे कोर्टेक्स में बर्टीनी के स्तंभ पाए जाते हैं जो मेडुला के पिरामिड के मध्य धंसे रहते हैं। ध्यान रहे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला पार्ट है कोर्टेक्स, रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाएगा, ये ग्रेनुलर दिखाई देगा क्योंकि इसके अंदर मेलिपिगी काय उपस्थित होती है। इसके अलावा इसमें पीसीटी, डीसीटी भी पाई जाती है। और एक और महत्वपूर्ण संरचना इसके रूप में बताई जा रही है कि इसमें क्या होता है कि कोर्टेक्स का एक क्षेत्र इन पिरामिडों के बीच में एक उभार रूपी संरचना में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेडुला की। मेडुला को क्या कहते हैं हिंदी में? मध्यांश कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्लस अंश, मध्य प्लस अंश, अंश का मतलब भाग है, मध्य का मतलब बीच, तो बीच का जो भाग है, देखो नाम से स्पष्ट, मध्यांश, मध्य प्लस अंश, मध्य प्लस अंश, मध्य का मतलब बीच का और अंश का मतलब भाग, बीच का भाग। किसका बीच का भाग? एक वृक्क के बीच का भाग क्या कहलाता है? मेडुला या मध्यांश कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान रहे, इस मध्यांश वाले भाग में यदि मैं बात करूं हेनले का लूप, यहाँ मैंने बताया था कि ये यू आकृति की जो नलिका है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप। और कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका पाई जाती है, परजेंट, यानी इसमें मध्यांश वाले भाग में क्या पाया जाता है? हेनले का लूप पाया जाता है और संग्राहक नलिका पाई जाती है। इसके अलावा इस मध्यांश वाले भाग में सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, शंक्वाकार या त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है।
ध्यान देना। तो मैं अब डायग्राम में यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये त्रिभुजाकार या शंक्वाकार आकृति में क्या स्थित होते हैं, पिरामिड स्थित होते हैं। अब पिरामिड है ना, पिरामिड की यदि बात की जाए तो मनुष्य के वृक्क में लगभग 8 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको दिखाए, लेकिन वास्तव में मानव के वृक्क में 8 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। पिरामिड का आधारी चौड़ा भाग, ये देखो ये आधारी चौड़ा भाग है, ये तो किसकी ओर पाया जाता है, वलकुट की ओर पाया जाता है। ये तो किसकी ओर पाया जाता है, वलकुट की ओर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो इसका एक भाग तो किसकी ओर पाया जाएगा, ये चौड़ा आधारी भाग तो वलकुट की ओर पाया जाएगा। और इसका जो संकरा भाग है, ध्यान देना, और इसमें चीज़ें बताते हैं आपको। ये जो संकरा भाग है ये मध्यांश में पाया जाता है। और इस पिरामिड का ये जो संकरा भाग है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। इसको क्या कहा जाता है, रीनल पेपिला कहा जाता है। रीनल पेपिला आगे जाकर के पेल्विस में खुलती है। ये देखो कौन सा भाग है इसका, पेल्विस वाला भाग है, यानी मूत्र वाहिनी का जो भाग, मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र में जब मूत्र वाहिनी पढ़ाया था उस समय ये बताई थी बात कि मूत्र वाहिनी का चौड़ा प्यालेनुमा भाग वृक्क में खुल करके किसका निर्माण करता है, वृक्क पेल्विस का निर्माण करता है। ये जितने भी पिरामिड हैं, ध्यान देना, ये किडनी का जो कोटेक्स पार्ट है या मध्यांश के पिरामिड हैं, ये सब आकर के इसी प्याले में खुलते हैं। तो इस पेपिला वाला जो भाग है ये किस में खुल जाता है, पेल्विस में खुले जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, ये किसकी सहायता से खुलता है। मैंने आपको बताया कि इसका जो शंक्वाकार भाग है और ये जो संकीर्ण भाग है, जो पतला भाग है, इसको रीनल पेपिला कहते हैं। अब देखो क्या होता है, रीनल पेपिला आगे जाकर के 3 से 4 देखो और प्यालेनुमा संरचना में खुलेगा। और ये प्यालेनुमा संरचना क्या कहलाती है, माइनर केलिक्स कहलाती है। ध्यान देना, माइनर केलिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, माइनर केलिक्स कहलाती है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ का ये जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं मेजर केलिक्स। यानी माइनर केलिक्स आगे जाकर के किस में खुल जाएगी, मेजर केलिक्स में खुल जाएगी। केलाइसेज भी कहते हैं इसको, भाई किताबों में कई जगह केलाइसेज भी लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो क्या होता है कि ये जो इसका पेपिला वाला जो भाग है वो आगे जाकर किस में खुल जाएगा, माइनर केलिक्स में खुल जाएगा। माइनर केलिक्स आगे जाकर किस में खुल जाती है, मेजर केलिक्स में खुल जाती है। और मेजर केलिक्स आगे जाकर किस में खुल जाता है, इस पेल्विस वाले भाग में खुले जाते हैं। तो ध्यान रहे, अब ये जो नलिकाकार संरचना है ये नेफ्रॉन है। और मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो ये जो माइनर जो केलिक्स है, ये माइनर केलिक्स क्या काम करती है, ये वृक्क या हम कह सकते हैं जो नेफ्रॉन की जो अंतिम जो संरचना है, इसमें एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है और उसको घेरेनुमा यानी वृक्क का जो अंकुर है, घुंडीनुमा संरचना को क्या कहा जाएगा, वृक्क अंकुर कहा जाएगा। और उस वृक्क अंकुर को ये माइनर केलिक्स ढकने का काम करती है, घेरने का काम करती है। या हम कह सकते हैं कि ये जो वृक्क अंकुर है वो आगे जाकर के माइनर केलिक्स में खुलेगा और माइनर केलिक्स में किसको लाने का काम करेगा, मूत्र को लाने का काम करेगा। इसका मतलब माइनर केलिक्स, मेजर केलिक्स, माइनर केलिक्स और मेजर केलिक्स किस में खुलेंगे, पेल्विस में। और किसको लाने का काम करते हैं, वृक्क अंकुर से मूत्र को लाने का काम करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, मानव की आंतरिक संरचना में हमने 2 पार्टों का अध्ययन किया। इसका पहला पार्ट था कोटेक्स वाला, दूसरा भाग था इसका मेडुला वाला। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वृक्क का आंतरिक और भीतरी जो भाग है इसको मध्यांश कहते हैं, मध्य प्लस अंश। इसमें कौन कौन पाया जाएगा, तो इस एक नेफ्रॉन संरचना में यदि मैं बात करूं हेनले के लूप की और बात करूं मैं संग्राहक नलिका की, ये मेडुला या मध्यांश भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस मध्यांश भाग में 8 से 12 शंक्वाकार त्रिभुजाकार आकृति में पिरामिड पाए जाते हैं, जिनमें क्या स्थित होती हैं, नेफ्रॉन इकाइयां पाई जाती हैं, नेफ्रॉन संरचनाएं पाई जाती हैं। ये पिरामिड का आधारित जो चौड़ा भाग है वो कोटेक्स में स्थित होता है और जो संकरा जो भाग होता है वो किस में खुलता है, मध्यांश या मेडुला में खुलता है। और इसका शंक्वाकार पतला भाग क्या कहलाता है, रीनल पेपिला कहलाता है।
पेपिला आगे जाकर के क्या करता है, 3 से 4 शाखाओं में विभाजित होता है जिन्हें माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स फिर से 3 से 4 शाखाओं में विभाजित होता है जिसे मेजर्स कहते हैं, और ये मेजर आगे जाकर के एक शाखा में बन जाता है, एक प्यालेनुमा संरचना में बदल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस के नाम से जिसको जाना जाता है, वृक्क श्रोणी के नाम से जिसको जाना जाता है, और यही वृक्क श्रोणी आगे जाकर के किस में खुल जाती है, एक नलिका रूपी संरचना में खुल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्राशय में, मूत्राशय मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग की सहायता से यूरिया युक्त जो मूत्र है या जो मूत्र है उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर थी। अब देखो टॉपिक को यदि आगे बढ़ाएं तो हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, नेफ्रॉन की कंप्लीट संरचना की। नेफ्रॉन क्या है, देखो नेफ्रॉन्स क्या है या नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन क्या होता है, मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख, ध्यान देना परिभाषा बना रहे हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करना। मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन, लंबी, कुंडलित, नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन, लंबी, कुंडलित, नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। रियली वास्तव में यदि बात की जाए, वास्तव में मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा ही होता है। तो मूत्र का निर्माण किस में होगा, मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में ही होता है, नेफ्रॉन में ही होता है। नेफ्रॉन को क्रियात्मक तथा संरचनात्मक यूनिट भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं, पाए जाते हैं। उनका अध्ययन करते हैं, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो किडनी के 2 प्रकार होते हैं। किडनी के कितने प्रकार होते हैं, 2। दोनों प्रकार को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक पार्ट है इसका कोर्टिकल, जिसे हम सुपरफिशियल भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना, सुपरफिशियल नेफ्रॉन। और इसका दूसरा जो पार्ट है उस पर ध्यान देना आप, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो एक पार्ट तो इसका कौन सा हो जाएगा, कोर्टिकल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी। कोर्टिकल को वल्कुटी कहते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, वल्कुटी कहा जाता है, और वो अपना है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो क्या है, इसको दोनों में अंतर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या काम करता है, 75 से 85% बनाता है ऑफ टोटल, ध्यान देना, ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ये जो वल्कुटी जो नेफ्रॉन है ये टोटल नेफ्रॉन का 75 से 85 बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, एसपी की जो गाइड है उसमें यहाँ लिखा गया है 15 से 20, 15 से 25, तो कन्फ्यूज मत होना। रियली में यदि बात की जाए तो वल्कुटी जो पार्ट है वो 75 से 85 को कंप्लीट करता है। अब यदि इसकी बात की जाए तो ये इसका 15 से 25% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, ये टोटल नेफ्रॉन का 15 से 25% कंप्लीट करता है। इसके अलावा देखो इसमें 2 महत्वपूर्ण अंतर बताऊंगा मैं, और उन अंतर के माध्यम से हम समझेंगे वल्कुटी और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है। उनमें से पहला अंतर यह है कि इसका जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, जिसका 2/3 भाग 2/3 पार्ट इज प्रेजेंट इन
कॉर्टेक्स एरिया, ध्यान देना, एंड 1/3 पार्ट इज प्रेजेंट इन मेडुला एरिया। देखो पॉइंट को समझने का प्रयास करना। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो हिलने का लूप होता है वो छोटा होता है, और उस हिलने के लूप का 2/3 भाग किस में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और 1/3 भाग किस में पाया जाता है, मेडुला वाले भाग में पाया जाता है। अब यदि इसके हिलने के लूप की बात की जाए, लूप ऑफ हेनले, ध्यान देना, लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, बड़ा होता है, और इसमें उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2/3 पार्ट इज ए present in medulla and 1/3 part is present in a cortex। ये उल्टा है एक दूसरे का, कि इसका जो हिलने का लूप होता है वो बड़ा होता है, और जिसका 2/3 भाग तो किस में पाया जाएगा, मेडुला वाले भाग में पाया जाएगा, और 1/3 भाग किस में पाया जाएगा, इसका कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। अब इसके अलावा देखो इसकी बात की, दूसरा जो अंतर मैं बात जिसकी कर रहा था, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस बोलो, ग्लोमेरुलर जो होता है प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स। ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है इसका, कि इसका जो ग्लोमेरुलस होता है वो किस में पाया जाता है, आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। देखो कॉर्टेक्स और मेडुला, ये वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका वृक्क का जो बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, भीतरी भाग क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। अब कॉर्टेक्स का भी रीनल कैप्सूल की ओर वाला जो भाग है वो आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है, और कॉर्टेक्स का वह क्षेत्र जो मेडुला की ओर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, इनर कॉर्टेक्स कहलाता है। अब इसमें यदि बात की जाए तो इसका जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन इनर कॉर्टेक्स, कहाँ पर पाया जाता है, आंतरिक वलकुट की ओर पाया जाता है। या हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, ये क्या होता है, नियर जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके बारे में समझने का प्रयास करना। मैं क्या बता रहा हूं, ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में कॉर्टेक्स और मेडुला का जो संधि स्थल है, इनका जो जॉइंटेड प्लेस है वहां पर ये पाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर था इसमें तीसरा, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन इनर कॉर्टेक्स, या हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस नियर जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला के संधि स्थल पर पाया जाता है। अब इसके अलावा और देखो इसमें क्या होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का मतलब क्या है, परिनलिका, ध्यान देना, परिनलिका केशिका गुच्छ, इसका मतलब क्या होता है, परिनलिका केशिका गुच्छ होता है, इज प्रेजेंट, यानी इसके अंदर परिनलिका केशिका गुच्छ पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, या तो पाया ही नहीं जाएगा, और यदि होगा तो वो किस प्रकार का होगा, यानी अल्प विकसित होता है, यानी अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है इसके अंदर। यानी इसके अंदर इज नो, हम कह सकते हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज
नॉट वेल डेवलप्ड, यानी ये सुविकसित नहीं पाया जाता है, इसमें सुविकसित नहीं होता है, सुविकसित नहीं होता, या तो पाया ही नहीं जाता है, और यदि होगा तो उसका विकास कंप्लीटली नहीं होगा। अब मैं पहले आपको बताऊं कि प्री नलिका केशिका गुच्छ क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जो वोमेन संपुट वाला जो पार्ट है, ये जो वोमेन संपुट वाला जो पार्ट है, ये आगे जाकर के पीसीटी डीसीटी हेनले का लूप का निर्माण करेगा। ध्यान देना क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। इस वोमेन संपुट में एक आर्टरी आती है, एफरेंट आर्टरी आती है, जिसे अभिवाही धमनी कहते हैं। और ये अभिवाही धमनी, ध्यान से देखना, इस वोमेन संपुट में लगभग 50 ब्रांचेज में बंट जाती है, 50 शाखाओं में बंट जाती है, और केशिका गुच्छ बनाती है। किसका निर्माण करती है? केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। और निकलने वाली जो डक्ट होगी उसे हम इफ्रंट आर्टियोल कहेंगे, यानी अपवाही धमनी कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। अभिवाही धमनी वोमेन संपुट में 50 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और केशिका गुच्छ को बना देती है, कैपिलरी नेटवर्क को कंप्लीट करती है, और फिर एक नलिका के रूप में निकलती है, और वो नलिका क्या कहलाती है? अपवाही धमनी कहलाती है। और यह अपवाही धमनी आगे जाकर के इस नलिकाकार भाग को क्या कर लेती है? कवर अप कर लेती है, घेर लेती है, ढक लेती है, और एक जाल कंप्लीट कर देती है। क्या कंप्लीट कर देती है? जाल कंप्लीट कर देती है। और वही जाल क्या कहलाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क कहलाता है, प्रीनलिका केशिका गुच्छ कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहें, प्रीनलिका केशिका गुच्छ क्या होता है? अपवाही नलिका, ध्यान से सुनना, अपवाही धमनी नलिका क्या काम करती है? नेफ्रॉन के नलिका रूपी आवरण को या नलिका रूपी संरचना को कवर अप करती है, ढकने का काम करती है, चारों ओर उसके जाल का निर्माण करती है, और वह जाल ही क्या कहलाता है? प्रीनलिका केशिका गुच्छ कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? प्रीनलिका केशिका गुच्छ पाया जाता है। अब देखो आगे बात करें, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इज absent, यानी इसमें वासा रेक्टा नहीं पाया जाता है। और यदि होगा तो भी किस प्रकार का होगा इसका वासा रेक्टा? तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे? हाईली रिड्यूस्ड होता है, यानी अल्प विकसित होता है, जिसको क्या बोला जाएगा? अल्प विकसित माना जाता है। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब क्या होगा? अल्प विकसित होगा। तो देखो वासा रेक्टा इज absent, और यदि होगा तो भी किस प्रकार का होगा? अल्प विकसित होगा। अब इसके अंदर का जो वासा रेक्टा होगा, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट, यानी इसमें वासा रेक्टा पाया जाता है। और ध्यान रहे, वासा रेक्टा किस प्रकार का पाया जाता है? यू शेप्ड प्रकार का पाया जाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करना। वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये वासा रेक्टा है। देखो वासा रेक्टा, और ये लाइन है हेनले की लूप की। किसकी है? हेनले की लूप की। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वासा रेक्टा जो है एक नलिका रूपी संरचना होती है, और हेनले की लूप के समानांतर समानांतर रन करती है, दौड़ती है, इसके समानांतर गति करती है। तो वासा रेक्टा पाया जाएगा, और वो भी किस प्रकार का पाया जाएगा? यू शेप्ड प्रकार का पाया जाएगा। अब कोई पूछे कि वासा रेक्टा क्या होता है, तो देखो जो ये प्रीनलिका केशिका गुच्छ है, इसका जो भाग हेनले की लूप के समानांतर रन करता है, दौड़ता है, चलता है, वृद्धि करता है, वो भाग क्या कहलाता है? वासा रेक्टा कहलाता है। तो ये जो कॉर्टिकल सुपरफिशियल नेफ्रॉन जो है, इसमें वासा रेक्टा इज absent होता है, या हम कह सकते हैं हाईली रिड्यूस्ड होता है, अल्प विकसित होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी के अंदर वासा रेक्टा इज कंप्लीट होता है, प्रेजेंट होता है, यू शेप में पाया जाता है, हेनले की लूप के समानांतर क्या करता है? रन करने का काम करता है, जिसको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वासा रेक्टा की, और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है हेनले की लूप की। तो हेनले की लूप के साथ साथ में ये क्या करता है? रन करने का काम करता है। इसके अलावा इसका और अंतर यदि जाने तो देखो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो,
यानी जो निस्यंदन, ये क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, निस्यंदन होगा। इसका मतलब क्या होगा, निस्यंदन। निस्यंदन की जो दर होती है वो कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होती है, धीमी होती है, स्लो होती है। कैसी पाई जाती है, धीमी पाई जाती है। जबकि यदि इसके अंदर बात की जाए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई, यानी उच्च कोटि की निस्यंदन दर पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण अंतर है ये। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो, निस्यंदन की दर धीमी पाई जाती है, और इसमें निस्यंदन की दर क्या पाई जाती है, तेज पाई जाती है। किसमें, कोर्टिकल नेफ्रॉन में निस्यंदन की दर धीमे होगी, धीरे धीरे होगी। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई, यानी उच्च क्वालिटी का निस्यंदन दर पाया जाता है। एक और अंतर की बात करें, एक्सक्रीशन, ध्यान देना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको किस में ला करके छोड़ देता है, यूरिन में ला करके छोड़ देता है। मूत्र में लाने का काम भी किसका होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन का होता है। कहने का मतलब क्या होगा, उत्सर्जन के साथ साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनको किस में ला करके छोड़ देता है, यूरिन में ला करके छोड़ देता है। और ये क्या काम करता है, मूत्र की सांद्रता बढ़ाता है। किसकी सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है, मूत्र की सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है उसकी सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। और किसके माध्यम से करेगा, प्रति प्रवाह विधि के द्वारा, प्रति प्रवाह क्रिया विधि के द्वारा मूत्र की सांद्रता को बनाए रखने का काम करता है। इस प्रकार से कुछ डिफरेंस हैं दोनों में, कोर्टिकल सुपरफिशियल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और ये दोनों ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन के भाग हैं, जिसको आप इन अंतरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगी। मुझे आशा है कि आज आपने इस ऑनलाइन क्लास में डेवलपमेंट ऑफ किडनी के विकास का अध्ययन किया, जिसमें प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक 3 प्रकार की मैंने आपको किडनियाँ बताई। इसके बाद में इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, मानव की संरचना, मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, जिसमें मैंने आपको बताया किडनी का जब लंबवत काटा जाता है तो मानव के वृक्क के 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है, भीतरी भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। कोर्टेक्स में हमने बहुत सारी बातों का अध्ययन किया, मध्यांश में बहुत सारी बातों को जाना। इसके बाद में हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में ही मूत्र का निर्माण होता है। आगे बढ़े इससे पहले मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कोर्टिकल सुपरफिशियल, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कोर्टिकल वाला जो होता है वो 75 से 85% टोटल नेफ्रॉन का कंप्लीट करता है। ये 15 से 25% टोटल नेफ्रॉन को कंप्लीट करता है। ये कोर्टिकल वाला था। इसका मैंने दूसरा महत्वपूर्ण अंतर बताया कि इसका जो हिलने का जो लूप होता है वो छोटा होता है, जिसका 2/3 भाग किस में पाया जाएगा, कोर्टेक्स में, और 1/3 भाग किस में पाया जाएगा, मेडुला में पाया जाएगा। फिर मैंने इसके बारे में बताया कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो हिलने का लूप होता है वो बड़ा होता है। 2/3 भाग जिसका मध्यांश यानी मेडुला में होगा, 1/3 भाग किस में पाया जाता है, कोर्टेक्स में पाया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया इसके अंदर कि ग्लोमेरुलर प्रेजेंट इन आउटर कोर्टेक्स, यानी ये आउटर कोर्टेक्स में पाया जाएगा, और इसमें किस में पाया जाएगा, इनर कोर्टेक्स में पाया जाएगा। या मैं बोलूँ ग्लोमेरुलस नियर जंक्शन ऑफ कोर्टेक्स एंड मेडुला, यानी दोनों के जो संधि स्थल होता है वहाँ पर ये इसमें पाया जाता है। जक्स्टा मेडुलरी के अंदर ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क इज प्रेजेंट, यानी प्री नलिका केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाते हैं। और इसमें ये पाया तो जाएगा लेकिन अल्प विकसित प्रकार का पाया जाएगा।
फिर मैंने बताया इसमें वासा रेक्टा इज एब्सेंट, वासा रेक्टा नहीं पाया जाएगा। रेयर कंडीशन में यदि किसी जंतु में वासा रेक्टा होगा तो वो हाईली रिड्यूस्ड होगा, अल्प विकसित प्रकार का पाया जाएगा। इसमें वासा रेक्टा इज प्रेजेंट होगा, यू शेप्ड होगा, हेलने के समानांतर रन करेगा, गति करेगा। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक चीज बताई महत्वपूर्ण कि रियली प्रीनलिका केशिका गुच्छ होता क्या है। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया कि बोमेन संपुट में अविवाहित धमनी आती है और 50 शाखाओं में विभाजित होकर के केशिका गुच्छ को कंप्लीट करती है। यह केशिका गुच्छ पुनः एक नलिका रूपी संरचना में निकलता है, जिसे अपवाही धमनी कहते हैं। ये अपवाही धमनी बोमेन संपुट से रुधिर को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने का काम करती है। फिर ये अपवाही धमनी क्या काम करती है, इस नेफ्रॉन के नलिका रूपी संरचना को चारों ओर से घेर लेती है और एक जाल का निर्माण करती है। उसी जाल को क्या कहा जाता है, प्रीनलिका केशिका गुच्छ कहा जाता है। और इसी का एक भाग जब किसके समानांतर मूव कर दे, हेलने के लूप के समानांतर मूव कर दे, वो क्या कहलाता है, वासा रेक्टा कहलाता है। फिर एक अंतर बताया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो मैंने बताया कि कोर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है उसमें जो निस्यंदन की जो दर होती है वो धीमी होती है। इसमें बताया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई इन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, यानी इसके अंदर निस्यंदन की दर क्या पाई जाती है, हाई पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। अगला मैंने बताया एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन यूरिन। ये क्या काम करता है, उत्सर्जी पदार्थों को किस में ला करके छोड़ देता है, यूरिन में ला करके छोड़ देता है। या हम कह सकते हैं शरीर में बनने वाले जो उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उनको उत्सर्जन की क्रियाविधि के द्वारा यूरिन तक लाता है या मूत्र में ला करके छोड़ने का काम होता है। इसका काम होता है यानी मूत्र की सांद्रता को बढ़ाना। और एक मेथड काम करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रति प्रवाह क्रियाविधि बोलेंगे। तो ये थे दोनों मंत्र। आगे की जो ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें हम टोटली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बोमेन संपुट, मेलपीगी काय जिसमें बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस होता है। इसके अलावा पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लोफ और संग्राहक नलिका को पढ़ेंगे। और उसके बाद में आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। धन्यवाद।